नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3 आनुवांशिकी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने मेंडल के नियम पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्रभाविता का नियम। अब देखिए, प्रभाविता के नियम में क्या था कि जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के संकरण हुआ, उससे जो एफएन पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी, उस एफएन पीढ़ी कैसी प्राप्त हुई थी? लंबी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो एफएन पीढ़ी में कैपिटल टी या जो लंबा लक्षण जो था वो क्या था? प्रभावी था। और जो स्मॉल टी या फिर बोना जो लक्षण था वो क्या था? अप्रभावी था। आज हम मेंडल के द्वितीय नियम की बात करते हैं। पृथक्करण का नियम। अब देखो, पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार एफएन पीढ़ी के विषम युग्मजी, देखो बेटा, एफएन पीढ़ी क्या थी अपने पास? टीटी। और ये विषम युग्मजी क्यों है? क्योंकि एक लंबा और एक बोना दोनों के लक्षण है। जब विषम युग्मजी बनता है तो दोनों युग्म विकल्पी, यहाँ पर युग्म विकल्पी कैसे हुआ है कि एक तो लंबे का और एक बोने का है। युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा? पृथक्करण का नियम कहा, या फिर इसे क्या कहा? विसंयोजन का नियम कहा। अब जो प्रत्येक युग्मक जो होता है वो हमेशा एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा। अब इसको देखिए कि ये होता क्या है पृथक्करण के नियम में। जिसे ये है शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बोना। यहां से जो युग्मक बना कैपिटल टी और यहां से युग्मक बना स्मॉल टी, क्योंकि यहां से दोनों युग्मक कैपिटल टी ही बनेंगे और यहां से दोनों युग्मक क्या बनेंगे? स्मॉल टी ही बनेंगे। इनके संकरण से जो हमारे पास एफएन पीढ़ी प्राप्त हुई, एफएन पीढ़ी जो हुई वो कैसी प्राप्त हुई थी? लंबी। यानी यहाँ प्रभावी कौन था? कैपिटल टी, और अप्रभावी कौन था? स्मॉल टी, या बोना वाला लक्षण अप्रभावी था। अब इस चीज को समझिएगा कि जब इनमें स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन होता है तो ये दोनों जो जीन है ये दोनों साथ साथ आगे नहीं जाकर अलग अलग आगे की तरफ जाते हैं। अगली पीढ़ी में दोनों अलग अलग जाते हैं, इसलिए क्या कहा गया है? पृथक्करण का नियम कहा गया है। यानी कि जब ये जो युग्मक होते हैं ये अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से आगे की तरफ जाते हैं, दोनों पृथक पृथक होकर जाते हैं, इसीलिए इसको पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहा गया। साथ ही ये शुद्ध रूप से आगे की तरफ जाते हैं, इसका प्रभाव इसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव इसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा। दोनों ही युग्मक शुद्ध रूप से, यानी ये लंबे को ही रिप्रेजेंट करेगा और ये बोने को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इनको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा गया है। अब यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि संकर पूर्व संकरण। देखिए, संकर पूर्व संकरण में क्या होता है कि जो हमारे पास जो एफएन पीढ़ी प्राप्त होती है, उस एफएन पीढ़ी का दोनों जनक या तो लंबे वालों में या फिर बोने वालों में, शुद्ध वालों, या तो शुद्ध लंबे से या फिर शुद्ध बोने से, दोनों में से किसी भी एक के साथ अगर पुनर्संकरण करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। अब ये संकर पूर्वज संकरण भी दो प्रकार का होता है, पहला बाह्य संकरण या आउटक्रॉस। अब आउटक्रॉस में क्या होता है? एफएन पीढ़ी का जो संकरण है वो किसके साथ किया जाता है? प्रभावी जनक के साथ किया जाता है। अब इस प्रभावी जनक के साथ देखो इसका परिणाम क्या होता है, ये देखिएगा कि ये थी हमारी एफएन पीढ़ी, तो ये था हमारा प्रभावी लंबा।
यहाँ से देखो युग्मक बनेंगे तो ये दोनों युग्मक बनाएंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। लेकिन ये देखो ये इसका युग्मक सिर्फ एक तरह का बनेगा, कैसे बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। इनका क्या करवाया हमने, आपस में संकरण करवाया। संकरण करवाने से देखो ये मैं एक चेकर बोर्ड बना देता हूँ। यहाँ से जो दोनों युग्मक बनेंगे, दोनों ही युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल टी बनेंगे। चेकर बोर्ड बनाते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्स होता है इस बॉक्स में ये वाला हिस्सा हमेशा नर को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला हिस्सा हमेशा मादा को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक बार मैंने कैपिटल टी ले लिए, सॉरी इधर ले लिया मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये FNPD ले लिए मैंने, FNPD के युग्मक ले लिए और ये दोनों मैंने क्या लिए, प्रभावी PD जो थी उसके युग्मक ले लिए, दोनों का संकलन कराया। ये क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या मिले हमें, इसका देखते हैं हम, लक्षण प्ररूप अनुपात। लक्षण प्ररूप अनुपात, तो देखिए लक्षण प्ररूप में देखो ये चारों के चारों लंबे हैं, चारों क्या मिलेंगे, लंबे मिलेंगे। लेकिन इसमें से दो शुद्ध लंबे हैं और दो अशुद्ध लंबे हैं। ये और ये शुद्ध लंबा होगा और ये अशुद्ध लंबा होगा। फिर देखते हैं इसका जीन प्ररूप अनुपात। देखिए जीन प्ररूप में क्या होगा, इसमें दो तरह के जीन मिल रहे हैं हमें, एक तो कैपिटल टी और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी कितने, दो मिले, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले, दो मिले। तो इसका जीन प्ररूप अनुपात क्या होगा, 2:2 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, बैक क्रॉस, सॉरी टेस्ट क्रॉस में, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है इसको। अब इसमें क्या होगा कि जो FNPD जो होती है, FNPD का जो संकरण है वो अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है। तो इसका संकलन करा देते हैं। ये थी हमारी FNPD और ये हमारी अप्रभावी PD। यहाँ से जो युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे और यहाँ से स्मॉल टी बनेगा। इनका क्या करवाया गया, संकलन करवाया गया। संकलन करवाने पर देखो यहाँ पे मैं चेकर बोर्ड बना देता हूँ। ये हमेशा नर को प्रेजेंट करेगा, ये हमेशा मादा को प्रेजेंट करेगा। एक बात मैंने ले लिए, दोनों ही स्मॉल टी जो कि अप्रभावी थे और यहाँ से लिए मैंने FNPD से युग्मक ले लिए। अब इनका संकलन करवाने में क्या हुआ, ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनाएगा स्मॉल टी और ये बनाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर लक्षण प्ररूप क्या होगा, देखिए ये दोनों लंबे प्राप्त होंगे और ये दोनों बोने प्राप्त होंगे। तो लंबे और बोने, लंबे कितने प्राप्त हुए, 2, और बोने कितने प्राप्त हुए, 2। दोनों लंबे अशुद्ध होंगे। फिर इसका देखते हैं हम लोग जीन प्ररूप क्या होगा। जीन प्ररूप में देखो दो तरह के जीन मिल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जीन प्ररूप भी इसका क्या प्राप्त होगा, 2:2 प्राप्त होगा। ये दोनों और ये दोनों। आगे बढ़ते हैं मेंडल के तीसरे नियम पर। मेंडल का जो तीसरा नियम था वो नियम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। मेंडल का जो ये नियम है ये किसके ऊपर आधारित था, द्विसंकरण के परिणामों पर। द्विसंकरण का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर मेंडल ने 2 लक्षणों की वंशागति का प्रयोग किया था। कितने लक्षणों की वंशागति का प्रयोग किया था, 2 लक्षणों की वंशागति का प्रयोग किया था। और ये कहना क्या चाहता है कि 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण युक्त पादप जो होते हैं तो उनमें जो लक्षण होते हैं वो लक्षण बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं और उनका एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता, यानी एक लक्षण का प्रभाव दूसरे लक्षण के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों लक्षण अगली पीढ़ी में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहा गया है। अर्थात प्रत्येक लक्षण, हर एक लक्षण जो होता है युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं किंतु ये स्वतंत्र व्यवहार भी करता है। यानी कि ये अभी बताया था जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगली पीढ़ी में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग हो गए थे, तो ये दोनों व्यवहार करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे, दोनों अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए भी क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। इसीलिए इस नियम को क्या कहा गया है, स्वतंत्र अपव्यवन का। संकर कैसे हुआ, यहाँ पर कैपिटल वाई पीले रंग को दर्शाता है और कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर किसे दर्शा रहा है, यहाँ पर गोल को, गोल बीज को दर्शा रहा है। यहाँ पर स्मॉल वाई जो है वो किसे दर्शा रहा है, हरे रंग को, और स्मॉल आर है वो क्या दर्शा रहा है, बीज जो है वो चूड़ीदार है। अब यहाँ से जो युग्मक आए, ये दोनों युग्मक बनेंगे, यहाँ से युग्मक आएंगे कैपिटल वाई और स्मॉल आर युग्मक बनेंगे, इनका क्या करवाया गया, संकलन करवाया गया। तो एक चेकर बोल बना देते अपन, इस तरफ हमेशा क्या लिखा जाता है, नर, इस तरफ हमेशा मात्रा से लिखा जाता है। अब इसमें हम युग्मक लिख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, फिर इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। आठवें इसके युग्मक है। अब इनका संचरण होने से क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। देखिए ये जो थे, ये क्या हुआ, एक बार ये इसके साथ संकलन करेगा, एक बार ये इसके साथ जाएगा, ये एक बार इसी तरह से ये आर इसके एक साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो इस तरह से हमें टोटल कितने युग्मक प्राप्त हुए थे, 4 युग्मक प्राप्त हुए थे। उन चारों संभावनाएं थी, हमने उसको यहाँ पर रख दिया। अब इसका लक्षण दोनों अनुपात निकाल के देखते हैं। देखिए पहला वाला देखिए, पहला वाला कैसे बनेगा, दोनों कैपिटल आर आ रहे हैं, तो दोनों कैपिटल आर किसको प्रेजेंट कर रहे थे, गोल को, और दोनों कैपिटल वाई आ रहे हैं, कैपिटल वाई किसको प्रेजेंट कर रहे थे, पीले को, तो गोल और पीले। तो देखो ये गोल पीला होगा, यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रही है, मतलब ये भी गोल और पीला होगा, ठीक है। ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये भी गोल और पीला होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये भी क्या होगा, गोल और पीला होगा। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी गोल पीला होगा, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी गोल और पीला होगा, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी गोल पीला होगा, कैपिटल आर और
कैपिटल वाई ये भी गोल और पीला होगा, और कैपिटल आर ये भी क्या होगा, गोल और पीला। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गोल और पीले कितने प्राप्त हुए हैं, 9 प्राप्त हुए। इसके पश्चात देखते हैं इन पांचों को, देखिए अगली छठा, देखिए दोनों कैपिटल आर यानी कि कैसा होगा, गोल होगा, दोनों स्मॉल वाई आ रहे हैं तो कैसा होगा, हरा होगा। देखिए कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, दो कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, ये रहा, ये कितने हुए, 3 हुए। फिर देखिए अगला, ये देखिए कितने, ये वाला दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जुरीदार को, जुरीदार, और दोनों कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, पीले को। तो देखिए दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर और कैपिटल वाई कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बजाय ये इकलौता बचा है, दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल वाई है, तो ये क्या होगा, जूलीदार और हरा। कितने प्राप्त होंगे, 1। तो लक्षण ध्रुवक अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये हमें क्या हुआ, द्विसंकर संकरण या फिर जो स्वतंत्र अपव्यय का नियम है उसका लक्षण ध्रुवक अनुपात प्राप्त हुआ। इसके पश्चात बात करते हैं अपन जीन ध्रुवक अनुपात की। अब किसी बात करते हैं जीन प्ररूप अनुपात की। अब देखिए जीन प्ररूप अनुपात में देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई पूरे के अंदर सिर्फ होता है तो 1 है। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कितने हैं, एक तो ये रहा और एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 है। उसके पश्चात कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई कितने हैं, तो ये रहा और एक ये रहा, कितने मिले, 2 मिले। उसके पश्चात कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4। उसके पश्चात देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई कितने मिल रहे हैं, एक इकलौता है तो ये। इसके पश्चात कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई देखिए इसके लिए से कितने मिले, 1 2। इसके पश्चात देखिए इस रो में यहाँ पर आ जाइए स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने मिले इस तरह के, एक इकलौता है तो ये एक इकलौता निकालते हैं। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कितने मिल रहे हैं, हमें 2 मिल रहे हैं। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई कितने मिले, 1 मिले। तो देखिए ये कुल अनुपात कितना निकला, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये किसका अनुपात निकला, जीन ध्रुव अनुपात निकला, किसका, द्विसंकर संकरण या जो स्वतंत्र अपव्यय नियम है उसका 12 24 12 12 1। इसके पश्चात बात करते हैं हम मेंडल के जो नियम है उनका क्या महत्व है। देखिए सबसे पहला जो महत्व है कि जब प्रभावी जीन अगर उपस्थित है तो प्रभावी जीन क्या करेगा, हानिकारक जो घातक जीन जो होंगे उनके प्रभाव को दबा देगा। उनके प्रभाव को दबाने से क्या होगा, ये जो जीन है ये इनका जो हानिकारक प्रभाव है वो हमारे शरीर के ऊपर हावी नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है कि मेंडल का जो पृथक्करण का नियम जो है, पृथक्करण के नियम से क्या चीज होती है, जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, यानी कि
जो जीन आगे जाते हैं वो हमेशा स्वतंत्र रूप से पृथक होके जाते हैं, जो युग्मक आगे जाएगा वो हमेशा अलग अलग होके जाएगा। अब प्रथम प्रश्न के नियम के अनुसार क्या होता है कि एक जीन में दो युग्म विकल्प होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों एक दूसरे क्या थे, युग्म विकल्प थे, और ये दोनों ही क्या करेंगे, विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये प्रभावी था, ये अप्रभावी था, ये लंबे वाले को नियंत्रित कर रहा था और ये बोलने वाले को नियंत्रित कर रहा था। उसके पश्चात जो मेंडल के नियम है उनसे हमें संकर संतति जो उत्पन्न होती है उसके लक्षणों के बारे में पता चलता है कि उत्पन्न होने वाली संतति में कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। उसके पश्चात संकरण विधि से जो हम क्या कर सकते हैं, अनुपयोगी लक्षणों को हटा सकते हैं और साथ ही उपयोगी लक्षणों को एक ही जाति के अंदर ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन देने वाली जो फसलें होती है उनके गुणों को आपस में मिलाकर एक अच्छी किस्म का उत्पादन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मानव जाति के ऊपर जो सूजन की जो विज्ञान की शाखा है वो भी किसके ऊपर आधारित है, मेंडल के नियमों के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।